हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर इशूड बाय सीबीएसई, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ इकोनॉमिक्स का लेटेस्ट सैम्पल पेपर फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि सैम्पल पेपर एक यूजफुल गाइडलाइन है फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज टू व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द फाइनल एग्जाम। ऑफ कोर्स हमें पता है टर्म 1 में कुछ डिफरेंट हो गया था, बट अगर उसको एक एक्सेप्शनल सिचुएशन मान ले और ये मान ले कि सीबीएसई हैज़ लर्नड समथिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि टर्म 2 का जो फाइनल एग्जाम होगा वो इन्हीं लाइंस पे होगा, राइट। सो एज यू नो 40 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स आपके पास हैं, बट अनलाइक बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स में आपके 13 क्वेश्चंस हैं, वैसे वही है 2 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चन एंड 5 मार्कर्स। So 5 questions of 2 marks, 5 questions of 3 marks and 3 questions of 5 marks. ठीक है? I don't think time should be an issue, but yes, also remember case study based questions भी आएंगे. You can expect case based questions also in your exam. ठीक है? तो एक बार देखते हैं, start करते हैं. Distinguish between final goods and intermediate goods. I think this is a very basic question. This is one of the first things जो हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम के चैप्टर में, पूरे यूनिट में. सो फाइनल गुड्स आर those goods which are outside the boundary line of production. Intermediate goods are within the boundary line of production. Intermediate goods को आप रीसेल के लिए परचेज करते हो या एज अ रॉ मटेरियल परचेज करते हो, बट फाइनल गुड्स आर नॉट फॉर रीसेल, नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल. Value is still to be added to intermediate goods, but final goods में value is not to be added. जो खर्चा हम करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदने के लिए उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं, और जो खर्चा हम फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए करते हैं उसे फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं, मेजरली कंप्राइजिंग ऑफ C+I. इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम की कॉम्पिटिशन में इंक्लूड नहीं करते, फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम की कॉम्पिटिशन में इंक्लूड करते हैं. सो राइट नाइसली, टेब्यूलर फॉर्म में डिफरेंस लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज. ये टॉपिक कहाँ पे है? लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी में, कि जीडीपी अगर ज्यादा होगा तो क्या पक्का पक्का सबका वेलफेयर होगा? क्या ऐसा जरूरी है? तो वी से नो, ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर सर्टेन limitations of GDP. उसमें हम पढ़ते हैं externalities. What is the meaning of externality? Good or bad impact of an economic activity without paying the price or penalty for it. क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए मेरे नेबर ने एक ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन किया है, मैंने इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए, बट आई एम स्टिल एंजॉइंग द बेनिफिट. मैं रोज सुबह उठ के वो ब्यूटीफुल गार्डन देखती हूँ, शाम को मैं देखती हूँ, राइट. सो इट इज एडिंग टू माई वेलफेयर. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या हो गई? मेरे घर के पास एक फैक्ट्री खुल गई है जिससे बहुत ज़्यादा स्मोक एमिट होता है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, आई एम नॉट हैप्पी. इवन दो कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, बट मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही बिकॉज ऑफ दिस रीजन. दिस इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. ये फैक्ट हमारे जीडीपी की कैलकुलेशन में नहीं आ रहा. कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है बट मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज मेरे घर के पास एक फैक्ट्री खुल गई है विच इज एमिटिंग अ लॉट ऑफ स्मोक, राइट. तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, इसे हम जीडीपी में नहीं दिखा रहे, इसीलिए हम कहते हैं जीडीपी अगर ज्यादा है तो पक्का पक्का सबका वेलफेयर है, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, तो बुक से भी आप देख सकते हैं, विच एवर बुक यू फॉलो, आई एम श्योर वहां पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल दिया होगा, विच एवर बुक यू फॉलोइंग. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Calculate equilibrium level of income for a hypothetical economy for which it is given that autonomous investments 500 crore, consumption function ये है. आपको पता है जो हमारे ASAD वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, ऑटोनमस और इंड्यूस्ड. ऑटोनमस कांस्टेंट रहती है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, और इंड्यूस्ड चेंज होती है विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम. बट कीन्स की अजम्पशन है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. जस्ट मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करवा दिया. न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आ सकते हैं, न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं, और बहुत इजी होते हैं. मतलब मुझे लगता है कि फ्री के नंबर मिल रहे हैं आपको, इट इज दैट इजी. ओके, सो जैसे आपको पता है इक्विलिब्रियम पे AS इज इक्वल टू AD.
AS को हम कह सकते हैं इनकम, और AD 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं तो C+I। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, Y लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन के लिए दिया हुआ है 100 प्लस 0.8 Y प्लस इन्वेस्टमेंट गिवन है 500। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल दिस इज, सो दिस इज 3000 crore। कितना सिंपल है, 2 मार्क्स फॉर दिस। ओके, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Calculate change in income for a hypothetical economy given that MPC is 0.8, change in investment is 1000। वैसे देखिए, जब भी चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट द मल्टीप्लायर। ठीक है, जो आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर दैट। तो मल्टीप्लायर मतलब शुरू की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम कितने गुना बढ़ेगी, दैट इज मल्टीप्लायर। वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर दिस, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है MPC, हम यहाँ पे एक बार मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 हो गई। अब उन्होंने पूछा है चेंज इन Y, तो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस इज 5, चेंज इन Y निकालना है, चेंज इन I है 1000। हाउ सिंपल दिस इज। इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5000 crores, यूनिट्स लिखेंगे, चेंज इन इनकम, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। एज द इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। पहले तो ध्यान रखिए बच्चे, जस्टिफाई द स्टेटमेंट का मतलब है आपने इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अपने आप से ये मत लिखने लग जाना कि नहीं दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, नो। इफ दे आर आस्किंग यू टू जस्टिफाई अ स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट इन फेवर ऑफ दैट स्टेटमेंट। ओके, तो कह रहे हैं जैसे इनकम बढ़ती है पीपल टेंड टू सेव मोर। आई थिंक ये क्लियर भी है, आप वैसे भी देखते हो इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, आप अपने सेविंग फंक्शन में भी पढ़ते हो, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, दैट इज व्हाई द एस लाइन इज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। क्योंकि जब आपकी इनकम कम होती है तो आप कंजम्पशन पहले ज्यादा करते हो, बिकॉज यू हैव टू मीट द बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स, एंड एज योर इनकम इंक्रीजेस यू टेंड टू सेव मोर। वैसे भी आप इसको एक न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हो, मतलब फिगर्स लेके भी। मान लीजिए आपकी पहले इनकम 100 थी और आप कंजम्पशन कर रहे थे 80 एंड यू वर सेविंग ऑफ कोर्स 20। अब अगर आपकी इनकम 200 हो गई, 100 से बढ़ गई, लेट्स से आपका MPC है 0.8, तो बढ़ी हुई इनकम का आप 80% स्पेंड करेंगे। तो 80 और पहले भी 80 थी, 160, तो आप 40 अब सेव करेंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं एज योर इनकम इंक्रीजेज योर सेविंग इज गेटिंग इंक्रीज्ड। आगे देखते हैं। स्टेट एंड डिस्कस एनी टू इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में जो आपका हेल्थ वाला टॉपिक है उसमें ये पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। सो हेल्थ स्टेटस हम कैसे जान सकते हैं कंट्री का, बाय लुकिंग एट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल, इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे इफ आई टॉक अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ्स per 1000 live births of children under the age of 1 year. And maternal mortality क्या होता है, the death of woman while childbirth or while she is pregnant or due to childbirth. If a woman dies, that is maternal mortality, and this is calculated per 1 lakh births in the country. Maternal mortality rate. Life expectancy तो आपको पता ही है, ठीक है। I'll just quickly show you this in your book here. ये देखिए, scholars assess people's health by taking into account indicators like infant mortality, maternal mortality, life expectancy, nutritional levels, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases. जैसे अभी कोविड के स्प्रेड में हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिस कंट्री में ज्यादा स्प्रेड हो रहा है कोविड, तो वील से दैट द हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट कंट्री इज नॉट राइट एट दिस मोमेंट। ओके,
ब्रेक। चलिए आगे देखते हैं। कंपेयर एंड एनालाइज द विमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द विमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, सिर्फ विमेन पे फोकस करना है। एक बात आपको पता ही है चैम्प्स की जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है उसमें देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एनालिसिस वाला क्वेश्चन आएगा, और एनालिसिस वाले क्वेश्चंस एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इफ यू फील दैट डिफिकल्ट, मे बी यू डू नॉट हैव द राइट अप्रोच। आपको जो डेटा दिया है उसी को कोट करके थोड़ा सा एनालिसिस करना है, और वो एनालिसिस आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहीं से आपको कुछ पॉइंट्स पिकअप करने हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ विमेन पे फोकस करना है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वैसे क्या होती है? दिस रेशियो एनालाइजेस द होल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग वर्कर्स हैं। तो अगर हम सिर्फ विमेन पे फोकस करें तो आउट ऑफ द टोटल विमेन इन द कंट्री 16.5% women are actually working. तो जब आप एनालिसिस लिखेंगे तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिखें दैट women constitute 16.5% of the total workers in the country। ठीक है, फिर आपको ये कंपैरिजन करना है, जैसे रूरल और अर्बन पे भी तो हमें अब फोकस करना पड़ेगा। दैट रूरल एरिया में जितनी टोटल विमेन है उसमें से 17.5% आर वर्किंग, एंड अर्बन में जितनी टोटल विमेन है उसमें से 14.2% आर वर्किंग। व्हाई more women are working in rural areas? Because of severe poverty, they are compelled to work। मतलब इतनी पॉवर्टी है कि वो घर पे नहीं बैठ सकती हैं, they have to go and work, right? Another reason is कि urban areas में the male of the family is earning well, so they discourage women to go out and work. This is another reason. तो ये आपका second point हो गया। ठीक है, something similar I'll show you in your book also so that you have an idea। ये देखिए, why are women in general and urban women in particular not working? It is common to find that where men are able to earn high incomes, families discourage female members from taking up jobs, right? तो ये आप reason लिख सकते हैं। Also you have to write that in rural areas, because of severe poverty, females are forced to work, right? Okay, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सेम लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है कंट्री की? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। और देखो ये 2 मार्क्स का ही है। वन रीजन इज इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। हाउ? जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यही होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी, और इरिगेशन इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, which is a part of infrastructure. Capital is money. Capital easily available होगी अगर banking facilities अच्छी होंगी। Banking facilities is a part of infrastructure. Entrepreneurship, लोगों की risk taking capacity बढ़ेगी अगर infrastructure अच्छा होगा। अगर एक country का infrastructure अच्छा है, वहाँ पे लोग भी सोचेंगे कि चलो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इंश्योरेंस लेकर वो अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अच्छा चलेगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी लोगों की बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस फैसिलिटीज अगर अच्छी होंगी, राइट? सो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, विच विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। इमेजिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका मेंटल पीस अच्छा है, तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो अगर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है तो अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के पीछे भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट?
सो देखो ये 2 पॉइंट्स आप अच्छे से लिख देंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर contributes to economic development of a country both by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life of its people. राइट चैम्प्स. तो देखो कैसे एनसीईआरटी से ही हम अपना प्रॉपर आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू एनसीईआरटी स्पेशली फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Giving valid reasons, explain which of the following will not be included in the estimation of national income of India. तो आपको पता है इस तरह के questions important होते हैं. Also, they can ask, will this be included in domestic income of India or not? Right? So you have to practice such questions. Purchase of shares of X Limited by an investor in the NSE. तो आपको पता है if you purchase shares, तो this is a mere paper claim. मतलब पहले ओनर कोई और था, अब ओनर आप बन गए हैं, तो बस ये ओनरशिप चेंज हो रही है. इट्स अ मियर पेपर क्लेम. देयर इज नो वैल्यू एडिशन एज सच, इसलिए इसे हम नेशनल इनकम की कॉम्प्यूटेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो गिविंग प्रॉपर रीजन यू हैव टू राइट. जैसे 3 मार्क्स का है, 1 मार्क फॉर एवरी पॉइंट along with reason. So half mark for yes or no, half mark for the reason. Salaries paid by the French Embassy New Delhi to the local workers of the housekeeping department. तो देखो एक बार national income की definition क्या होती है? Sum total of factor incomes earned by the normal residents of India, right? तो ये factor income है, definitely salary is a factor income. और जो लोकल वर्कर है वो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का, तो येस दिस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम. और क्योंकि फ्रेंच एम्बेसी पे कर रही है तो आप इसको कह सकते हो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये इंक्लूड होगा. उन्होंने बोला आप बताओ जो इंक्लूड नहीं होंगे, तो आपको हाईलाइट करना है ए को. अभी तक देखते हैं सी के बारे में क्या है. compensation paid by the government of India to the victims of floods. आपको बताइए तो ट्रांसफर पेमेंट होती है. दिस इज वन साइडेड पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा. तो आपको स्ट्रेस करना है ए और सी पे कि ये इंक्लूड नहीं होंगे अलॉन्ग विथ प्रॉपर रीजंस. राइट, 3 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है. Then option में है estimate the value of nominal gross domestic product for a hypothetical economy. The value of real gross domestic product and price index are given. Very simple, मतलब इसका तो एक फॉर्मूला है बेसिक सा, और इस फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया एक वीडियो में. जीडीपी डिफ्लेटर का वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. वॉच दैट वीडियो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला. So nominal GDP is equal to real GDP into price index upon 100. तो ये बहुत ही सिंपल है. रियल GDP आपको बताया हुआ है 500 into 125 divided by 100. ये आ गया आपका 625 crores. So for 3 marks, this is a very simple question actually. This is one basic formula. मतलब ये question तो 1 mark में आता है, बट यहाँ पे 3 मार्क्स में आए तो ये बहुत सिंपल है उस हिसाब से. चलिए आगे देखते हैं. सो यहाँ पे जैसे टेबल दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंपेयर इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हमें इस पे फोकस करना है और इंडिया और सिंगापुर पे फोकस करना है. यानी जो बाकी की इंफॉर्मेशन आपको दी है दैट्स नॉट रेलेवेंट एज पर द क्वेश्चन. तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ जीडीपी? सो जो इंडिया है वो अपने जीडीपी का 30% स्पेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर, और सिंगापुर अपने जीडीपी का 28% स्पेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज पर. ठीक है, ये आप पहले तो लिख देंगे. अब आप कहेंगे दैट कंपेयर टू सिंगापुर, इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत बड़ा है. इट्स अ लार्ज कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया. तो उस हिसाब से देखें तो 30% ऑफ जीडीपी इज नॉट दैट मच. मतलब अगर हम इसे और बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करें जिनका एरिया भी ज्यादा है, तो ये 30% कम है. सो इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो तो उसे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना चाहिए. तो आप ये 3 मार्क्स में अच्छे से लिख सकते हैं.
So, like you'll start like this. The above table shows that India spends 30% of its GDP on the development of infrastructural facilities, whereas Singapore spends 28% of its GDP. Then, considering the fact that India has a vast geographical area, this percentage is not enough. India needs to spend more on infrastructure if it wants to grow, like that. चले जाएं मतलब read the following text carefully and answer question number 8 and 9 given below. तो हमें 8 और 9 questions आंसर करने हैं इस टेक्स्ट के बेसिस पे. पहले तो लेट मी टेल यू जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में. और केस बेस्ड क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते. यू डोंट हैव टू फील स्कैर्ड कि पता नहीं क्या आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ मोर लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन जो आप इंग्लिश में करते हो ना. थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे तो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस. सो पहले तो जस्ट फील कॉन्फिडेंट. ओके, साइनो पाक फ्रेंडशिप कॉरिडोर. साइनो वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है तो वी आर रेफरिंग टू चाइना. ठीक है. द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक corridor has deepened the decades-long strategic relationship between the two nations, but it has also sparked criticism for burdening Pakistan with mountains of debt and allowing China to use its debt trap diplomacy to gain access to strategic assets of Pakistan. तो ऐसा कहा जाता है कि चाइना की ये स्ट्रैटेजी है कि वो पुअर कंट्रीज को लोन देता है, अनसस्टेनेबल डेट, मतलब उसको पता है वो वापस नहीं कर पाएंगे ठीक से, बट फिर भी वो लोन देता है ताकि वो उन कंट्रीज पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल जमा सके. राइट, सो दैट इज द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. The foundations of CPEC, part of China's Belt and Road Initiative, were laid in May 2013. At the time, Pakistan was reeling under weak economic growth. China committed to play an integral role in supporting Pakistan's economy. Pakistan and China have a strategic relationship that goes back decades. Pakistan turned to China at a time when it needed a rapid increase in external financing to meet critical investments in hard infrastructure, particularly power plants and highways. CPEC's early harvest projects met this need, leading to a dramatic increase in Pakistan's power generation capacity, bringing an end to supply side constraints that had made rolling blackouts a regular occurrence across the country. Okay, while reading the paragraph, अगर आपको बीच में लगता है कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा है तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए. जैसे फर्स्ट है, आउटलाइन एंड डिस्कस एनी टू इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अक्रूइंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. तो बेसिकली दे आस्किंग कि पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है चाइना के साथ सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप करके. ठीक है, तो अब जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बस इसी बात पे फोकस करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए. जैसे यहाँ पे ही पता लग रहा है कि पाकिस्तान की पावर जनरेशन बहुत बढ़ गई चाइना से जब उसे लोन मिला. पहले जो ब्लैकआउट्स थे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो चली जाती थी, बहुत ही रेगुलर फिनोमिना था, बट अब पावर जनरेशन बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान की चाइना से फ्रेंडशिप के बाद या चाइना से लोन लेने के बाद. तो ये एक एडवांटेज हो गया पाकिस्तान इकोनॉमी को. राइट, आगे देखते हैं. Pakistan leaned into CPEC, leveraging Chinese financing and technical assistance in an attempt to end power shortages that had paralyzed its country's economy. Years later, China's influence in Pakistan has increased at an unimaginable pace. China is Pakistan's largest bilateral creditor. China's ability to exert influence on Pakistan's economy has grown substantially in recent years, mainly due to the fact that Beijing is now Islamabad's largest creditor. यानी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसे जिसे लौटाने हैं वो बीजिंग है, मतलब चाइना है. According to documents released by Pakistan's finance minister, Pakistan's total public and publicly guaranteed external debt stood at $44.35 billion in June 2013, just 9.3% of which was owed to China. तो पहले क्या था कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट था उसमें से 9.3% उसे चाइना को देना था, मतलब चाइना का डेट था.
By April 2021, this external debt had ballooned to 90.12 billion US dollars, with Pakistan owing 27.4%, that is 24.7 US billion dollars of its total external debt to China, according to IMF. मतलब अब चाइना को बहुत ज्यादा पैसे लौटाने हैं पाकिस्तान ने। तो देखो पाकिस्तान पे बर्डन हो गया चाइना की तरफ से। अब चाइना अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखा सकता है पाकिस्तान पे, सॉर्ट ऑफ उसे कंट्रोल कर सकता है। दिस इज द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना जिसकी हम बात कर रहे थे। Additionally, China provided financial and technical assistance to help Pakistan build its road infrastructure, expanding north-south connectivity to improve the efficiency of moving goods from Karachi all the way to Gilgit-Baltistan, that is the POK, Pakistan Occupied Kashmir. These investments were critical in better integrating the country's ports, especially Karachi, with urban centers in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa provinces. Okay, तो जैसे पंजाब आपको पता है, पंजाब is also there in Pakistan. तो दिस इज अनदर बेनिफिट जो पाकिस्तान को हुआ है चाइना से लोन लेने के बाद। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वी हैव टू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस, कि आपको दो इकोनॉमिक एडवांटेजेस बताने हैं जो पाकिस्तान इकोनॉमी को हुए हैं। तो वन इज कि उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है ड्यू टू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दैट इट गॉट फ्रॉम चाइना, एंड सेकेंड इसकी पावर जनरेशन काफ़ी बढ़ गई है। पहले ब्लैकआउट्स बहुत ही रेगुलर अक्रेंस होते थे, बट अब ऐसा नहीं है, पावर जनरेशन बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान की। सो दीज आर द टू बेनिफिट्स। आई डोंट थिंक ये पहचानना बहुत मुश्किल था केस में से, जैसे मैंने बोला कॉम्प्रीहेंशन की तरह ही है ये। ओके, डिस्पाइट पावर asymmetries between China and Pakistan, the latter यानी पाकिस्तान still has tremendous agency in determining its own policies, even if such policies come at the expense of the long-term socio-economic welfare of Pakistani citizens. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ बायलेटरल डेट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान विजावी द चाइनीज इकोनॉमी। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान को जो इतने सारे पैसे देने हैं, वापस करने हैं चाइना को, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। तो इसमें एक तो हम ये वाली सारी बात लिख देंगे कि इस्लामाबाद का लार्जेस्ट क्रेडिटर है बीजिंग। पहले 9.3% ऑफ द टोटल डेट होता था पाकिस्तान का जो उसने चाइना से लिया हुआ था, बट अब वो इतना बढ़ गया है। तो ये पूरा डेटा आपको लिखना है, और इसका जो इम्प्लीकेशन हो सकता है वो यही है कि चाइना अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यूज करता है कंट्रीज पे अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, एक्सर्ट करने के लिए उन पे प्रेशर। तो आप ये वाला डेटा लिखेंगे कि अब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डेट लिया हुआ है चाइना से, और इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है कि पाकिस्तान जो इतना डेट के नीचे दब गया है, तो चाइना अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर उस पर एक्सर्ट कर सकता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। सो इसमें आप कह सकते हैं चाइना हैज बिकम फेमस फॉर इट्स डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इन recent times. Under this, China provides financial and technical assistance to help various nations to bring them under its direct or indirect influence. The first and foremost implication of the diplomacy is that Beijing has now become Islamabad's largest creditor. ठीक है, according to the documents released and everything, ये पूरा आप इसमें लिख देंगे, राइट? चलिए, अब ये दो क्वेश्चंस हो गए ना, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये आपने देख ही लिया, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है। नाउ अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इम्पैक्ट द यूज ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। आपको पता है कि जीडीपी अगर बढ़ता है तो क्या पक्का पक्का सबका वेलफेयर होता है, ऐसा जरूरी है? तो हम कहते हैं नहीं, जीडीपी की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। उसमें हम पढ़ते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्नैलिटीज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी एटसेट्रा। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होते हैं कि जैसे सर्विसेज ऑफ अ होम मेकर, आपकी मदर आपके लिए इतना काम करती हैं, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो गया। या अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो डॉक्टर है, मैंने उससे सर्विस ली बट पैसे नहीं दिए, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो गई। या बार्टर सिस्टम, राइट? तो इसे हम जीडीपी की कॉम्पिटिशन में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसका कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। सो इसकी वजह से जीडीपी एक प्रॉपर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है, बिकॉज देयर कैन बी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जिससे मेरा वेलफेयर हो रहा है, मुझे डॉक्टर से सर्विस मिल रही है,
मेरा वेलफेयर हो रहा है बट बदले में मैं कुछ नहीं दे रही, तो इसका जो डेटा है वो अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए जीडीपी की कैलकुलेशन में नहीं आता। तो जीडीपी इज नॉट अ प्रॉपर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सेप्शंस, बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस लाइक दिस वन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मॉनेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी। State and discuss any two monetary measures to justify the given statement. तो आपको पता है कि inflationary gap और deflationary gap को correct करने के लिए we have some fiscal measures and monetary measures. Monetary measures जिसमें banking system involved होता है, इसमें हम बात करते हैं bank rate, repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, open market operations, credit rationing, moral suasion, margin requirement, और इन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइट इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का है, 2 पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड 2.5 मार्क्स का एक पॉइंट हो जाता है। तो कोई भी आप एक्सप्लेन कर दें, जैसे CRR। What is CRR? Percentage of total deposits which the commercial banks have to keep with the central bank. अगर हम ये इंक्रीज कर देंगे तो इससे कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो आगे कम लोन देंगे, विच इज गुड टू फाइट इन्फ्लेशन। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि CRR को बढ़ा दो। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने अभी नाम भी बताए थे आपको। अगर हम बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, तो अगर सेंट्रल बैंक अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल करता है लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या NSCs सेल करता है अगर, तो इससे हम लोगों से पैसे ले लेंगे, उनके हाथ में कम पैसे बचेंगे, विच इज गुड इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम तो यही है कि मनी सप्लाई ज्यादा इकोनॉमी में, तो अगर हम लोगों से पैसे ले लें बाय सेलिंग देम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इज गुड टू फाइट इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट रिवर्स रेपो रेट, मॉरल सुएजन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, लाइक आई टोल्ड। ओके, नाउ सो क्वेश्चन 12 के 2 पार्ट्स हैं, 1 इज फॉर 3 मार्क्स, 1 इज फॉर 2 मार्क्स। तो इसमें हमें फाइंड करना है डोमेस्टिक इनकम। आपको पता है डोमेस्टिक इनकम होता है NDPFC। ऑल्सो चार्म्स मैं बताना चाहती हूँ कि तीनों मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। आप उससे रिलेटेड भी वीडियोस क्विकली वॉच कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ता है कि किस मेथड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्राइमरीली गिवन है। लाइक यहाँ पे देख के लग रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से वैसे भी NDPFC निकलता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन है तो हम इसको ले लेंगे। सो NDPFC हमारा हो गया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रॉपर लिखेंगे कि कॉम्पनसेशन मतलब फॉर्मूला आपने पूरा लिखना है। फिर हम इसको पिक कर रहे हैं 2000, ये नंबर 1 हो गया। देन ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका आता है, जैसे हम क्लास में बोलते हैं रेस्ट इन पीस, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो रेंट एंड इंटरेस्ट हो गया। एंड प्रॉफिट के आगे 3 पार्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। सो रेंट एंड इंटरेस्ट हो गया 800। देन वी हैव प्रॉफिट। प्रॉफिट के यहाँ पे हम 3 पार्ट्स देख लेते हैं इफ गिवन। यस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये हमारे टोटल प्रॉफिट हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों आ गए, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हो गया 200। इसको सिंपली ऐड करेंगे टू गेट द आंसर। सो द आंसर इज 4700 करोड़। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है उसमें हम करते हैं GDP-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये जो हमारा निकलता है एक्चुअली दिस इज वैल्यू एडेड। जब हम सभी इंडस्ट्रीज का वैल्यू एडेड ऐड कर देते हैं तो GDP-MP मिलता है, तो एक्चुअली ये वैल्यू एडेड होता है। सो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो आता है सेल्स plus change in stock plus goods produced for self consumption, if any, goods produced for self consumption, if any, that is value of output। और value added तो क्या होता है, value of output minus intermediate consumption, so this is the difference। So we can say that value of output is the estimated value
of all goods and services inclusive of change in stock and production for self-consumption, whereas value added is the excess of value of output over intermediate consumption. चलिए आगे चलते हैं. सो देन ऑप्शन में अगेन 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है ये वैल्यू एडेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड. चलिए देखते हैं यहाँ पे. सो given the following data find net value added at factor cost by संभव a farmer. जब हमें एक पर्टिकुलर बिजनेस या एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का डेटा दिया होता है, सो दे से नेट वैल्यू एडेड, बट इसको आपने एनडीपी की तरह ही समझना है. सो वी हैव टू फाइंड एनडीपीएफसी. वैसे वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलता क्या है? जीडीपी एमपी, राइट. अब देखो तो हम लिखेंगे कि जीडीपी एमपी वुड बी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आ जाता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस अगर आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं चाहे सेल्फ कंजम्पशन के लिए. तो देखो सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक इट. क्या परचेज ऑफ ट्रैक्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है? नो. अगर आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता. इसमें तो आता है जैसे रॉ मटेरियल खरीदना या बाकी के जो खर्चे होते हैं, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट. प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर. कुछ व्हीट गवर्नमेंट ने ले ली है तो वो भी हमारी वैसे तो प्रोडक्शन है ना. कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए. अगर आप प्रोड्यूसर हो और कुछ गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री. ये आपको पता है. दैट्स इट. इंटरमीडिएट कॉस्ट अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रही. फिर जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू एनडीपीएफसी तो देखिए हमें माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन. तो डेप्रीसिएशन के कई तरीके हो सकते हैं. कई तरीकों से क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. यहाँ देखो एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मतलब मशीन्स को मेंटेन करने के लिए, इसको भी हम डेप्रीसिएशन कह सकते हैं. ये हो गई 100 माइनस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए वी डू एनआईटी. एनआईटी में क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. अब क्वेश्चन में कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन नहीं है, उसको अगर हम 0 ले लें माइनस सब्सिडीज दैट इज 20. तो इसे अब अगर हम सॉल्व करें ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा. सो द आंसर इज 6970 crore. राइट चैम्प्स, आई होप दिस इज इजी फॉर यू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्टेट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो आपको पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के वैसे 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. और फैक्टर इनकम तो आपको पता है कौन सी इनकम होती है? जो 2 साइडेड होती है, जिससे कोई प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन होती है. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? देखो पहले तो फैक्टर इनकम समझो. फैक्टर इनकम क्या होता है? जो हम 11th क्लास से पढ़ते हैं. रेंट फॉर लैंड, वेजेस या सैलरीज फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यही होता है. सो इसी तरह के कुछ कंपोनेंट्स होते होंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के. 3 कंपोनेंट्स है. नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अच्छे से समझ लीजिए. नेट इनकम फ्रॉम property and entrepreneurship, and last is net retained earnings of resident companies abroad. ओके, क्या मतलब हुआ? देखो अगर मैं इसको फैक्टर इनकम से रिलेट करूं तो ये कुछ वेजेस जैसा हो गया. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कुछ इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट जैसा हो गया. और रिटेन्ड अर्निंग्स भी जैसे प्रॉफिट का ही पार्ट होता है. यहाँ पे जहां जहां भी नेट वर्ड आ रहा है तीनों में ही एक्चुअली इसका मतलब होता है जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया. दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट हियर. जितना पैसा बाहर से आया माइनस जितना पैसा बाहर गया. अब देखो
नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का क्या मतलब? मान लीजिए आप नॉर्मल रेजिडेंट हैं इंडिया के, मतलब आप इंडिया में ही रहते हैं और आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया में बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो वो आपको सैलरी दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये पैसा आ रहा है इंडिया में, दिस इज लाइक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह से हो सकता है कोई यूएस का पर्सन किसी इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहा और इंडियन कंपनी उसको पैसे भेज रही है, so this is factor income to abroad. So the difference would be net compensation of employees. So normal residents of India ने जो पैसा कमाया माइनस हमने जो नॉन रेजिडेंट्स को पैसा भेजा, the difference, the net would be net compensation of employees. Second, net income from property and entrepreneurship. जैसे मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी है इन लेट्स से सिंगापुर और मुझे वहां से रेंट मिल रहा है, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और अगर किसी सिंगापुर के पर्सन की प्रॉपर्टी है इंडिया में और उसे इंडिया से रेंट मिल रहा है और वो लेके जा रहा है, तो ये हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसमें भी दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, फ्रॉम अब्रॉड जो पैसा आ रहा है और टू अब्रॉड जो पैसा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइक रेंट, इंटरेस्ट। सो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी जैसे सारे ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स है ना, वैसे ही ये सारे चीजें जो बाहर से आ रही हैं माइनस ये सारी चीजें जो बाहर जा रही हैं, द डिफरेंस इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, लास्ट पॉइंट देखते हैं, नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। तो इसका क्या मतलब है? जैसे रेजिडेंट कंपनीज यानी आप कोई इंडियन कंपनी के बारे में सोचो जिसके ऑफिसेज बाहर भी लोकेटेड है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, या बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो एसबीआई, इनके ऑफिसेज बाहर लोकेटेड है। तो लेट्स से टीसीएस का ऑफिस लोकेटेड है इन अमेरिका, तो वहां पे उनकी कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स है, मतलब उन्होंने कुछ प्रॉफिट्स रिटेन किए हुए हैं। एक्चुअली अल्टीमेटली ये बिलोंग तो हमें ही करते हैं, मतलब आएंगे तो ये इंडिया में ही, तो इसको हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट मान रहे हैं। सिमिलरली अगर इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी है जैसे सिटी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, राइट, कोई फॉरेन कंपनी और भी कितनी सारी कंपनीज है, सो लेट्स से सिटी बैंक की रिटेन्ड अर्निंग्स है इंडिया में, अल्टीमेटली वो जाएंगी तो यूएसई, सिटी बैंक इज एन अमेरिकन बैंक, तो ये जाएंगी तो वहीं पे, तो ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड, मतलब जो हमारी कंपनीज हैं वो बाहर लोकेटेड हैं, अगर उनका कोई ऑफिस वहां पे, जो उनके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिलोंग तो उन्हें ही करते हैं, तो इनका डिफरेंस हो गया हमारा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कंपनीज, राइट। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, इसमें से कोई दो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। टीआरजेन में ये आपको बैक में दिया हुआ है चैप्टर के एंड में, कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी बुक आप रेफर करते हैं आई एम श्योर उसमें गिवन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स डिजाइन टू किल पेस्ट्स। तो जो इंसेक्ट लग जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, उनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, but we are using chemical pesticides which is harmful for our health, for the land also. Many pesticides can also pose health risks to people even if exposed to nominal quantities. अगर कम क्वांटिटी में भी यूज करते हैं तो भी हार्मफुल है। वैसे तो हमारी कंट्री में बहुत जगह कोई रेगुलेशन ही नहीं है, फार्मर्स अपनी मर्जी से जितना मन करता है उतना केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, which is really bad for our health. In the light of the above statement, suggest any two traditional methods for replacement of the chemical pesticides. तो ये टॉपिक आपका कहाँ से है? Strategies for sustainable development. उसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। One of the points is biopest control, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे नीम लीव्स हैं, उन्हें हम नेचुरल पेस्टिसाइड्स की तरह यूज कर सकते हैं। नीम लीव्स यूज करें तो इंसेक्ट्स नहीं आएंगे आसपास क्रॉप्स के। ऑल्सो जैसे स्नेक्स, they prey upon rats, mice,
even birds like owls, peacocks, they prey upon certain pests. So if we let these reptiles and birds dwell around the agricultural areas, then a lot of pests can be cleared using these natural methods, राइट तो इसमें हम एक लिख सकते हैं कि हमें नीम लीव्स यूज करनी चाहिए. इनफैक्ट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी नीम कोटेड यूरिया को प्रमोट करने के लिए मेजर्स लिए हैं. एंड देन द सेकेंड इज let the reptiles like snakes or birds dwell around the agricultural areas as they can act as natural pest control. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें. दिस इज फॉर 3 marks. In recent times, the Indian economy has experienced the problem of casualization of the workforce. Casualization of workforce क्या होता है कि casual workers का number बढ़ रहा है और self employment और regular salaried employees का number कम हो रहा है over the time. This problem has only been aggravated by the outbreak of COVID-19. Do you agree with the given statement? Discuss any 2 disadvantages of casualization of the workforce in the light of the above statement. तो casual workers क्या होते हैं, जो मोस्टली टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी, उन्हें लेबर लॉज भी प्रोटेक्ट नहीं करते, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है विदाउट एनी सपोर्ट और कॉम्पनसेशन. तो येस वी डू अग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड कोविड-19 की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है. द कैजुअल वर्कर्स वर लेफ्ट जॉबलेस विदाउट एनी कॉम्पनसेशन और सपोर्ट. अगर वही फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जिन लोगों की टेम्पररी जॉब्स थी उनको तो निकाल दिया कोविड-19 में बिकॉज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फेल. बट जो लोग फॉर्मल सेक्टर में थे, प्रॉपर जगहों पे एम्प्लॉयड थे, परमानेंट एम्प्लॉयज थे, कंपैरेटिवली उनको कम रिट्रेंच किया गया. Right, so one problem is that they are left jobless without any compensation or relief or support. And another problem is that they are not protected by the labor laws of the country, or they do not have any social security benefits. So these are 2 main disadvantages of casualization in the country. तो अगर कोई ऐसी exceptional situation आ जाए, pandemic or maybe economic recession, then these people suffer the most. इन लोगों की सबसे पहले जॉब्स चली जाती हैं. राइट, सो चैम्प्स, ये था हमारा सैम्पल पेपर. पूरी डिस्कशन हमने कर लिया. आई ट्राइड कि मैं आपको अच्छे से बताऊं कि हमें क्या लिखना है इन ईच क्वेश्चन. सो माय रिव्यू इज दैट सैम्पल पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है. आई वोंट से इट्स हाईली डिफिकल्ट और वेरी सिंपल, मॉडरेट लेवल है. तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है. आप इसे लाइटली नहीं ले सकते कि चलो 40 मार्क्स का ही पेपर है, क्या पढ़ना ज्यादा. यू कैन नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड. तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है. बट इतना भी जरूर है, अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. और अगर मैक्रो की बात करूं तो जो भी आप बुक रेफर करते हैं उसी में से ही है वैसे तो डेटा. ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस और कंप्लीटली very difficult. Yes, case based questions थोड़े different pattern पे हैं, but वो भी मैंने आपको बताया, they are more like comprehension, तो उनसे भी आपको घबराना नहीं है. Yes, you should practice. जो भी आपके पास book है, maybe for sample papers or any help book, you should practice some case based questions also. और अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप comment section में बता दीजिए, मैं आपके लिए कुछ case based questions लेकर आऊंगी and we can discuss them. ओके, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. अच्छे से पढ़ाई कीजिए.